हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हम सैटरडे संडे को आपका हिंदी का क्वेश्चंस करते हैं। तो हिंदी में हमारा हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों ही हम करते हैं। तो आज जो आपका रहेगा लगभग 40 क्वेश्चन हमारा साहित्य का रहेगा और 10 क्वेश्चन लगभग हमारा व्याकरण रहेगा। और कल की क्लास में आपका पूरा 50 क्वेश्चन व्याकरण का ही रहेगा। ठीक है, तो पूरा एक सेट हम जो है वो कंप्लीट करते हैं अपने सैटरडे और संडे की क्लास में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जितने लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। बहुत अच्छे से आपकी पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाती है और आपको कंटिन्यू रहना है यहाँ पे। तो देखिए, आपको नेक्स्ट जो आपका डेज़ है उसमें हम अभी ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी, तो उसको आप ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले हम हल्का जूम कर लेते हैं। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, इंदुमती किस विधा की रचना है? ये बताना है। नाटक है, कहानी है, निबंध है या उपन्यास है? तो बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्या है? इंदुमती कहानी है। किसकी कहानी है? तो ध्यान रखिएगा, ये किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती। और इसका प्रकाशन जो है वो 1900 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना है और इंदुमती को मौलिक कहानी ना मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। तो जो भी इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया रहता है इसको आप ज़रूर देखिएगा, खास करके साहित्य वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको बहुत सारी एडिशनल बातें भी इसमें बताई जाती हैं। ठीक है, और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर है यहाँ पे, आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचना है? आकाशदीप और पुरस्कार बहुत ही फेमस है और आप जानते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है यहाँ पे। हम इनकी और अगर अन्य रचना की बात करें तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब आपको याद रखना, ये सब इनकी कहानी संग्रह है। और एक बात ध्यान में रखिए कि छायावाद युग के प्रसिद्ध कवि है जयशंकर प्रसाद, तो युग भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। आपको जो हिंदी साहित्य का थ्योरी क्लास करवाया जा रहा है उसको आप बहुत अच्छे से देखिए। अभी हमने कुछ टाइम के लिए इसको ब्रेक लगाया क्योंकि क्वेश्चंस भी हमारा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और लगभग मैक्सिमम चीज़ें हमने उसमें कवर कर ली हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में हमारा भारतेंदु द्विवेदी युग हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इतना चीज़ हमने कर लिया है और हमारा कुछ और बचा है क्लासेस, उसके बाद हमारा पूरा साहित्य ही ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से सारा क्लास आपका समय पे ख़त्म हो जाएगा, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम अगर बात करें तो हमारा राइट आंसर था जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है? देखिए, जो लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको रोज़ाना 7 से 8 बजे तक शाम में रोज़ाना आपको क्विज़ कराया जाता है, जहाँ पे आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद जीके जीएस के सारे पार्ट आपके वहाँ पे क्वेश्चंस में रहते हैं। तो आपका एक अच्छा प्रैक्टिस वहाँ पे भी हो जाएगा। लगभग से 100-150 क्वेश्चन हम वहाँ भी करते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है आपके लिए, तो उसको ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो प्रगतिवादी धारा के कवि कौन नहीं है ये आपको बताना है। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो प्रगतिवादी धारा के कवि के बारे में प्रश्न बन रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन में एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जो हैं ये आपके प्रगतिवादी धारा के कवि नहीं हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो है आपके द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। और इनके अगर हम रचना की बात करें तो प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और केदारनाथ अग्रवाल जो हैं, त्रिलोचन और नागार्जुन ये सभी आपके प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण किस रचनाकार के कविता में देखने को मिलते हैं?
तो शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध, भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बताएंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जो शमशेर बहादुर सिंह हैं, इनके कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद ये तीनों ही लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें तो और इनके बारे में आपको क्या इम्पोर्टेंट याद रखना है, तो ये दूसरे सप्तक के कवि, अगर हम प्रयोगवाद जब हम प्रयोगवाद पढ़ेंगे तो आपको उसमें बताएंगे कि जो आपके 7 कवि होते हैं एक सप्तक में, तो इसी प्रकार से कितने सप्तक हैं आपके और कौन से सप्तक में कौन कवि को रखा गया है, ये क्वेश्चन आपका एक यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी प्रमुख कविता अगर हम बात करें तो अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ तथा समय साम्यवादी, ये सभी इनकी शमशेर बहादुर की ही रचना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एक पीली शाम, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें मुक्ति बोध की, तो मुक्ति बोध, भवानी प्रसाद मिश्र और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये सब प्रयोगवादी धारा के कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताएंगे गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है? गुलरा के बाबा नागार्जुन, मार्कंडे, उपेंद्रनाथ, अस्क, उर्मिला, शिरीष बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मार्कंडे। ठीक है, मार्कंडे की रचना है गुलरा के बाबा, और ये जो कहानी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। और अगर हम इनकी अन्य कहानी की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पान फूल ये बहुत बार पूछा गया है, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग, तो हंसा जाई अकेला काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये भी मार्कंडे की ही कहानी संग्रह है, तो आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? बताइए, धातु सेन जो है ये किसके पात्र हैं? समुद्रगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी? आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद के ही चारों नाटक हैं, और यहाँ पे किस नाटक का पात्र है जो धातु सेन है? तो बहुत ही फेमस आपका ये नाटक है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, तो प्रसाद का प्रथम नाटक 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सज्जन को माना जाता है, इसको याद रखिएगा। इनके प्रमुख नाट्य कृतियों में कल्याणी परिणय, करुणालय, प्राश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ बहुत पूछा जाता है, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और हम अगर पात्र की बात करें तो देखिए इसमें कुछ पात्र भी आपको दिए गए हैं, जैसे स्कंदगुप्त काफ़ी पूछा जाता है, इनके फेमस, क्योंकि आपको पता है ये नाटककार हैं प्रसिद्ध, और इनके नाटकों से जो है बहुत बार पात्रों का क्वेश्चन बन जाता है। तो स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त, भट्टाक, पृथ्वीसेन, बंधु वर्मा, कुमारगुप्त काफ़ी बार पूछा गया, और इसमें आदमी स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में कंफ्यूज रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देवसेना काफ़ी बार पूछा गया है, अनंत देवी पूछा गया है, जो ये स्त्री पात्र है। ठीक है, देवकी, विजया, तो ये सब आपका स्कंदगुप्त से है। बात करें चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त, चाणक्य, सटकार, सिहरन पूछा गया है एक बार, आभिक, राक्षस प्रवर्तक, सेल्यूकस पूछा गया है, कार्नेलिया पूछा गया, कल्याणी बहुत पूछा गया है। इसमें जो है आपका स्त्री पात्र से प्रश्न ज़्यादा बने हैं। ठीक है, अलका भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा कल्याणी काफ़ी बार पूछा गया है। तो कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका, अलका, सुवासिनी, एलिस और ध्रुव स्वामिनी, ये सब किसका है? तो चंद्रगुप्त का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अवधी भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए, कृत्रिम, कौशली, बघेली या कृत? अवधी भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो 7वें नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौशली। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं, और अवधी बोली में अगर हम क्षेत्र की बात करें तो अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ आदि आ जाता है, तो ये आप क्षेत्र भी ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या मानी गई है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो प्रगतिवादी बताना है यहाँ पे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1936 से 1943,
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा युग आपको एक साथ दिया है, तो आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से। भारतेंदु युग आपका 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद युग 1918 से 1936, इसका प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 और प्रयोगवाद 1943 से 1953। इतना आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर क्या है? एक मौलिक नाटक है, कविता है, अनूदित नाटक है या हास्य व्यंग है? आपको जो क्लास करवाई गई है थ्योरी की, उसमें मैंने आपको अलग अलग सारा करवाया था, कौन से आपके अनूदित नाटक हैं इनके, कौन से मौलिक नाटक हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो 9th नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कविता, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, कविता है ये इनकी। और इनकी रचनाओं की संख्या 175 है, जिसमें काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। तो काव्य संग्रह कुछ है इनके, भक्ति सर्वस्व बहुत पूछा गया है, प्रेम मालिका, वैशाख्य महात्म्य पूछा गया है, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, ये सभी रचनाएं जो हैं भारतेंदु की हैं। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किसकी रचना है बताएंगे? पद्मावत किसकी रचना है? कबीर, तुलसीदास, जायसी या सूरदास? तो सभी जानते हैं जायसी, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कुछ कुछ आपको मॉडरेट, कुछ आपको बहुत ही इजी भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जायसी से क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुल 57 खंड हैं। खंड देखिए याद रखना है, एक बार तो बीपीएससी ने आपका ये भी पूछा था कि कौन सी रचना जो है खंड में है, कौन सर्ग में है, कौन समय में है। तो इस प्रकार से आपका एक मिलान वाला क्वेश्चन बन गया था। तो कई बार सर्ग से भी पूछा जाता है, तो ये सभी याद रखिएगा आप, ठीक है। और बताएं तो इनका प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा। जायसी प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे। ये सभी पॉइंट से प्रश्न सीधा सीधा पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर ये रहते थे और इनकी जो प्रमुख रचना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत, और ये सारे ही आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? तो निबंध की बात की जा रही है, बताएंगे द्विवेदी युग होगा, भारतेंदु युग होगा, शुक्ल युग होगा या शुक्लोत्तर युग होगा? तो 11 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि इन सभी जो गद्य विधा का विकास आपका हुआ, आपका भारतेंदु युग में हुआ, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हम इनके अगर प्रसिद्ध निबंध की बात करें भारतेंदु की, तो कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण और लेवी प्राण लेवी। तो कश्मीर कुसुम बहुत पूछा गया है, याद रखिएगा, किसका है? भारतेंदु का। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? बताइए। विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक या वर्णनात्मक? निबंधों में पूछा जा रहा है किस प्रकार की समाज शैली उपयोग में आती है। तो निबंध में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे विचारात्मक होता है, क्योंकि निबंध में आप अपने विचारों को ही प्रस्तुत करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हिंदी गल्प मासिक पत्र से कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बताएंगे। हिंदी गल्प माला मासिक पत्र जो है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बनारस, प्रयाग, काशी या कोलकाता? तो 13 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? काशी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये जो पत्रिका है, ये इसमें प्रसाद तथा इलाचंद जोशी की प्रारंभ की कहानियाँ छपती थी, और हिंदी गल्प माला पूछा गया था आपका DSSB के एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा था? तो आदिकालीन कविता पूछा जा रहा है, इसमें श्रृंगार रस होगा, रौद्र रस होगा, करुण रस होगा या वीर रस होगा? तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि आदिकालीन कविता में किस प्रकार के जो थे आपके, इसीलिए वीर गाथा काल भी जो है इस आदिकाल को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? बताएंगे। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार व्यक्तिवाद है, साम्यवाद है, सामंतवाद है या अस्तित्ववाद है? तो 15th नंबर में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका साम्यवाद, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप 1 मिनट देख लीजिए इसको। तो साम्यवाद है। प्रकृतिवाद की सैद्धांतिक आधार क्या है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद जो है ये इसका एक आधार है।
राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में भी वही क्या है आपका प्रगतिवाद है, ठीक है। और 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोर्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, बताएंगे। तो यहाँ पे आपका 2009, 2005, 2001 या 2008 ये आपको बताना है। तो देखिए कुंवर नारायण जो है इनको व्यास सम्मान भी मिला है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 16 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 2005 में इनको इनके समस्त कार्यों को देखते हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कुछ स्पेसिफिक आपको यहाँ पे इनकी रचना नहीं याद रखनी है, ठीक है। तो रचना कर्म के आधार पे मिला था, संपूर्ण रचना कर्म के आधार पे इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। लेकिन अगर आपको याद रखना है तो 1995 में कोई दूसरा नहीं, ये इनका एक काव्य है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और आत्मजयी इनका एक काव्य है जिसके लिए इन्हें 1995 में क्या मिला, व्यास सम्मान मिला, ठीक है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है इसके साथ साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामचरितमानस किस भाषा की रचना है, बताएंगे। अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश या ब्रजभाषा। रामचरितमानस किसकी भाषा है, तो अवधी की भाषा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और रामचरितमानस जो है तुलसीदास के द्वारा रचित है, ये भी आपको पता होगा। अगर हम इनके अन्य और ग्रंथ की बात करें तो बरवे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला लहछू, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल काफ़ी पूछा जाता है। जबकि तुलसीदास द्वारा रचित ब्रज भाषा की कुछ रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं, तो विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये सभी इनके ब्रज भाषा में रचित रचना है। तो दोनों अलग अलग भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और कई बार आपका विनय पत्रिका पूछा गया है कि ये आपका अवधि के अंदर आता है या फिर ब्रज भाषा, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है, बताएंगे। सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, विष्णुदास या रामचंद्र शुक्ल। मनोविश्लेषणवादी कवि बोला जा रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अज्ञेय, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था। तार सप्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपको जब मैं करवाऊंगी तो बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी। तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। अभी तक 4 जो हैं तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। और अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को क्या कहा है, राहो का अन्वेषी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। तो रीतिबद्ध पूछा जा रहा है। आपको पता है कि 3 भागों में विभक्त है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो आप जानते हैं ये रीति बिहारी क्या है, आपके रीति सिद्ध के कवि हैं। आलम और घनानंद क्या हो जाएंगे, आपके रीति मुक्त के कवि हो जाएंगे। और रीतिबद्ध के कवि कौन हो जाएंगे, केशव दास। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में कुछ बातें यहाँ दी गई हैं, इसको एक बार ध्यान से जान लीजिए। तो केशव दास के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में बातें की हैं। ये सारी बातें आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो नोट्स को ज़रूर पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो आपको बिल्कुल अपने नोट्स पे फोकस करना है। जितनी चीज़ें कराई हैं ना, उसको बस बहुत अच्छे से आपको रिपीट करना है। केशव ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। केशव दास का उपनाम क्या था, वेदांती मिश्र। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस संप्रदाय से दीक्षित थे, तो निम्बार्क संप्रदाय, ये भी आपको याद रखना है। इनकी रचनाएं भी काफ़ी पूछी जाती, जैसे कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि रीति सिद्ध के कौन है और रीति मुक्त के कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत के सीधा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस कर रहे हैं, ताकि कम से कम समय में आपको जो है अच्छे से सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम से कम समय में आप प्रोवाइड आपको हो जाए। बताइए, शुद्ध कविता की खोज 1956 में, ये रचना किसकी है। शुद्ध कविता की खोज बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न आपका।
और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ये, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों इनकी काव्य में विद्यमान है, और इनको जो है समय सूर्य भी कहा जाता है और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किसको जो है अधैर्य का कवि कहा गया है, तो याद रखिए दिनकर हो जाएंगे। इनकी रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं, पिछली बार भी पूछी गई थी, याद रखिए। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, शामधेनी, रश्मिरथी, ये सभी रचनाएं इन्हीं की हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। प्रगतिवाद से, प्रगतिशील से ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो आपको पता है ये चीज़ें भी मैंने आपको कई बार बताई है। यशपाल, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन या रांग राघव, बताएंगे पहले इसके अध्यक्ष कौन होंगे प्रथम अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था? तो 21 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रेमचंद, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें आप ध्यान में रखिए। प्रगतिवादी कवि कौन से ये भी बताया गया है इसमें। तो देखिए 1936 में लखनऊ में हुआ था प्रथम अधिवेशन, ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का, और इसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद थे। इस अधिवेशन के समय में ही हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत होती है, और इस प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये भी आप ध्यान में रखिए। प्रगतिवादी कवि कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, रांग राघव, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, बताएंगे कौन नहीं प्रसिद्ध है? तो निराला, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान, बताएंगे। 22 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री हैं, और इनकी 2 रचनाएं बहुत फेमस है, त्रिधारा और मुकुल, ठीक है। इनकी एक झांसी की रानी भी बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, बताएंगे। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि 4 हैं आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है, और वो किस किस से मिले हुए हैं ये भी आपका जो है कई बार बना है प्रश्न, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। कई बार इस प्रकार से आपको दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी किस प्रकार की रचना है, बताएंगे। क्या वो गीति काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है या खंड काव्य है? बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, बताएंगे। 24 नंबर में राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ये एक महाकाव्य है, ठीक है। तो कामायनी क्या है? महाकाव्य है। प्रबंध काव्य बहुत कोई लोग लगा के यहाँ पे गलती करेंगे, महाकाव्य है, याद रखिएगा कामायनी, ठीक है। बहुत ही महान रचना है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कामायनी। और 1935 में ये रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। 15 सर्ग हैं इसमें, और इसमें शांत रस यानी निर्वेद को अंगिरस किया गया है, और इसके प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार, ठीक है। कामायनी का मुख्य छंद क्या है? तांटक छंद है, बहुत बार पूछा गया है। और हम अन्य इनकी कृति की बात करें तो इसको भी याद रखिए, उर्वशी, वनमिलन, कानन कुसुम, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है, बताइए। कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा, बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ब्रज भाषा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्वेदी जो है यहाँ पे ब्रज भाषा का नाम है, और ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसके अलावा यह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी कुछ स्थानों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह क्या कहलाती है? मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, बस छोटा सा आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे जो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बस आपको एक शब्द में ही समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको पता है संधि स्वर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मूल स्वरों से सहायता ली जाती है, ये आपके कुछ जो है मूल स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, बताइए।
1832, 1812, 1824 या 1800 ईस्वी में। तो याद रखिए यहाँ जो फोर्ट विलियम कॉलेज से क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा 1800 ईस्वी हो जाएगा। इसमें कौन से लोग जो हैं संबंधित हैं, ये भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। देवनागरी अंक कितने बताइए यहाँ पे कितने होते हैं? देवनागरी अंक कितने होते हैं? 15, 13, 9 या 11? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 9, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 9 अंक होते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 13, 16, 15 या 11? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 29 नंबर में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 11 स्वर। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? बताएंगे। अपभ्रंश, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा या अवधी भाषा? तो आप सभी जानते हैं राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मैथिली भाषा के जो है कवि हैं। मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? प्राचीन देवनागरी जो है वो वर्तमान नागरी कब बनी? 10वीं सदी में, 9वीं सदी में, 12वीं सदी में या 8वीं सदी में? तो 31 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, 12वीं सदी में, याद रखिएगा। ठीक है। अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? बताएं। ओष्ठ, तालु, मूर्धा या कंठ? ओष्ठ, मूर्धा, तालु या कंठ? तो 32 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से मैंने जो है यहाँ पे आपको बताया था, ऐसे करके यहाँ से आपको वो याद रखना है। तो ऐसे आपको बताया गया था, ये आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या आता है? कंठ आता है, फिर आपका तालु आता है, फिर आपका मूर्धा आता है, फिर आपका यहाँ पे दंत, फिर ओष्ठ। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? बताएंगे। हिंदी की कितनी उपभाषाएं? 3, 4, 5 या 10? बताएंगे। यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 है, और ये 5 आपको याद रखना है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। भाषा विज्ञान की क्लास एक बार जाके आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको सारी बातें बताई गई हैं उसमें। तो सारा कुछ करवाया गया है, बस रिवीजन करते रहिए, बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी लगेंगे आपको, अगर आपने बहुत पहले से अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं बताना है आपको। ठीक है, नहीं वाला प्रश्न ध्यान रखा कीजिए। कन्नौज, बुंदेली, बघेली या ब्रज? याद रखिए बघेली नहीं होगा, क्योंकि ABC मैंने आपको बताया था, याद है। P = ABC, मतलब पूर्वी हिंदी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये आपको याद रखना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो बघेली आपका पूर्वी हिंदी का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी हैं? बताइए। यात्री नाम से किन्होंने लिखा है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और नरेश मेहता हो जाएगा, नागार्जुन, विपिन कुमार अग्रवाल या फिर धूमिल? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, नागार्जुन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यात्री नाम से ये कविताएं लिखते थे। और नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना क्या है? राम के प्रति, जो विश्वबंधु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? कवि सम्राट कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, शमशेर बहादुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर मुंशी प्रेमचंद्र? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि सम्राट के नाम से। इनके 3 प्रबंध काव्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। तीनों का आपको बहुत डिटेल में मतलब बताया है मैंने, कितने सर्ग हैं तीनों के और कौन से किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें मैंने बताई हैं। और कमेंट बॉक्स में इसको आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए। अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई है? कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी या फिर गुप्त लिपि? बताएंगे। अर्धनागरी की बात की जा रही है। और 37 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुटिल लिपि। ठीक है, ए ऑप्शन।
तो कुछ इस प्रकार से ये आपका प्रक्रिया इस प्रकार से चला है आपका ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर 2 पार्ट में आपका डिवाइड हुआ, नागरी लिपि और शारदा लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? कुटिल लिपि का विकास किससे हुआ है? और अभी आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे, तो कुटिल से ऊपर आपका क्या है? गुप्त है, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, गुप्त लिपि। चलिए, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो साखी, बीजक, शब्द या रमैनी बताएंगे। इनके जो संग्रह हैं या बीजक नाम से प्रसिद्ध है, इसी के अंदर साखी, शब्द, रमैनी ये सब आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पे। इस वाले सेट में जो है पूरा आपका व्याकरण ज़्यादा है। बताइए यहाँ पे वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। तो जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है यानी दंत आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो त जो है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। बोल के देखिए, समझ में आ जाएगा। निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नि, निराक, निर या निरा? तो निराकरण में आपका उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निर। ठीक है, निर धन आ धन करण से मिलके बना है आपका निराकरण। आगे बढ़ते हैं, शब्द शक्ति से क्वेश्चन है। शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन के शब्दों पर जाइए, सामान्य अर्थ की बात कर रहा है कि जब शब्दों का सामान्य सा अर्थ निकले तो क्या हो जाएगा आपका? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अविधा हो जाएगा। ठीक है, अविधा शब्द शक्ति हो जाएगा। शब्द शक्ति वाली क्लास को ज़रूर देखिएगा। ये सिर्फ सुनने में आपको बहुत हार्ड लगता है, वैसे बहुत ही ईजी है, और एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर शब्द शक्ति आप कभी भूलेंगे नहीं, और इससे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। आगे देखिए, बताएंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 8 या 6? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन है, बताएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ए ऑप्शन आपको पता है। चलिए, आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? तो प्रीवियस क्लास में भी बताया था, बताएंगे यहाँ पे आपका शब्द क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक तो है नहीं, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निजवाचक। कैसे? तो यहाँ पे आपका मतलब अन्य व्यक्ति यानी कि तुम लोग या आप, उस वो वाला नहीं है। यहाँ पे आपका मतलब है स्वयं। ठीक है, मैं आप ही कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? निजता की बात कर रहा है। ठीक है, स्वयं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक यहाँ पे बताएंगे हरी घर में है, वाक्य में किस प्रकार का प्रयोग हुआ है? कारक का पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो हरी घर में है, तो में से बताना है कौन सा यहाँ पे विभक्ति चिन्ह यहाँ पे जो लगा है। अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या अधिकरण? बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिकरण। आपको पता है अधिकरण में और पर आपका विभक्ति कारक चिन्ह रहता है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगेन आपका एक और शब्द शक्ति का क्वेश्चन है, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अविधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो अविधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर अलंकार, छंद, व्यंजना या रस? बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यंजना हो जाएगा। जब लक्षणा और अविधा दोनों आपका असमर्थ हो जाता है तो आपका, जब किसी चीज़ को आप कटाक्ष की तरह प्रयोग करते हैं या फिर आप किसी चीज़ को एक से ज़्यादा अर्थों में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे आपका व्यंजना हो जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय दूध देती है, वाक्य किस प्रकार का है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इससे सीधा क्वेश्चन क्या हो सकता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सरल वाक्य, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? बताइए। अवस्था, कारक, वचन या लिंग?
विशेषण बोला जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि विशेषण में आपका कारक नहीं होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अवस्था, वचन, लिंग ये सब आपका विशेषण के पद परिचय में बताया जाता है, कारक को नहीं बताते हैं। संहार शब्द का उपसर्ग बताइए क्या होगा। संहार, तो संहार में क्या उपसर्ग आएगा, सह, स, सह या फिर सम। आप सभी को पता है, संधि में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सम, सम यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वह क्या कहलाती है। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, नाम धातु, संयुक्त क्रिया या क्रिया विशेषण। तो जो विशेषण से आपकी बनती है वो आपकी क्या कहलाती है, तो याद रखिए नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, जो संज्ञा या विशेषण से बनती है, तो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वो आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रकार से, जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, जूता से जुतियाना। तो ये वाला आप जान रहे हैं कि नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है। पूरा प्रश्न 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल जो रहेगा हमारा फिर से 50 से 100, जिसमें हम गद्यांश पद्यांश के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और व्याकरण के भी क्वेश्चंस रहेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।